आप अपने सिक्योरिटी गार्ड से कह रहे हैं कि मार इसे मार, तो ये आपको लगता है ये जो घटना थी वो सही हुई थी उस व्यक्ति के साथ? मतलब मुझे लग रहा है कि आप पूरी तैयारी करके आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्वालियर ब्रेकिंग और कार्यक्रम है संघर्ष से शिखर तक। दोस्तों, आज के इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्वालियर के एडीएम इच्छित गढ़पाले जी। मैं आपको बता दूं, इच्छित गढ़पाले जी जाने जाते हैं अपनी कार्यकुशलता के लिए, अपने हुनर के लिए, और उनके इस हुनर को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उन्हें सम्मानित कर चुके हैं। साथ साथ उन्हें शिवराज सिंह चौहान द्वारा भी राज्य स्तरीय सम्मान मिल चुका है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार आप सभी को, और आपके माध्यम से जो इस समय आपसे जुड़े हैं ग्वालियर ब्रेकिंग से, उन सभी को मैं नमस्कार कहता हूँ और धन्यवाद। आज एडीएम इच्छित गढ़पाले जी से हम जानेंगे कि उन्होंने राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सफलता कैसे हासिल की, उनके मोटिवेशनल क्या है, कैसे वो खुद को मोटिवेट करते हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं प्रशासनिक सेवा की वो उनसे किस तरह से इंस्पायर हो सकते हैं और तैयारी में क्या क्या चीज़ें जोड़ सकते हैं, ये आज हम इच्छित गढ़पाले जी से जानेंगे। सर, बात करेंगे सबसे पहले आपके स्कूल लाइफ की, क्योंकि किसी भी छात्र का जीवन स्कूल से ही शुरू होता है। जैसे आज की अगर बात करें, आपकी जो सेवाएं चल रही हैं, शासकीय सेवा आप कर रहे हैं, हर जगह आप अव्वल हैं। चाहे जब आप सागर में थे जिला पंचायत सीईओ, तब भी आपने वहाँ बहुत अच्छे कार्य किए। जब आप छिंदवाड़ा में थे तब भी आपने मतलब नगर निगम कमिश्नर के रूप में आपने कार्य किया, और एक मतलब स्वच्छता रैंकिंग जो थी, एक अच्छी रैंकिंग आपने हासिल की। तो क्या स्कूल में भी आपका ही ऐसा रहता था, मतलब स्कूल के मॉनिटर थे, सबसे अव्वल आते थे, कैसा रहता था स्कूल की छात्र जीवन आपका? नहीं, देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी को ये बताना चाहूँगा कि फील्ड एक्सपीरियंस या फिर फील्ड एक अलग चीज़ होती है, और जो आप पढ़ाई करते हैं या जहाँ आप शिक्षा प्राप्त करते हैं वो एक अलग पड़ाव होता है। और मेरा ये मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि हम उस जगह अव्वल हों तो पूरी जीवन में हम अव्वल होंगे, या फिर उस जगह हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो पूरे जीवन में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा तो ये मानना रहता है कि आप जहाँ रहें वहाँ प्रयास ज़रूर आप शिद्दत से करें, प्रयास आप संपूर्ण करें, ताकि जो है प्रयास में कहीं कोई कमी ना हो। अव्वल या पहला पायदान या दूसरा पायदान या फिर फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, या फिर आप थोड़े नंबर लेके पास हो गए, ये मतलब एक अलग चीज़ होती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रयास आपका जो है उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ताकि आप उस चीज़ को जस्टिफाई कर पाएँ कि नहीं, ठीक है, हमने प्रयास किया। और निश्चित रूप से किसी न किसी को फर्स्ट आना होता है, किसी न किसी को सेकंड आना होता है। हर एक व्यक्ति फर्स्ट नहीं आ सकता, लेकिन हमको प्रयास करना चाहिए ताकि उस प्रयास से हमको सेटिस्फेक्शन मिले, और उस आधार पे फिर जो है हम अपना खुद का आकलन कर पाएँ, और उस आधार पे हम फिर अपने भविष्य का निर्धारण कर पाएँ, तैयारी कर पाएँ, और दूसरे लोगों को मार्गदर्शन दे पाएँ, या फिर कुछ अपने जीवन में बेहतर कर पाएँ। सर, अभी आप जिस पोस्ट पर हैं वहाँ लॉ एंड ऑर्डर आपको देखना पड़ता है, मतलब डिसिप्लिन मैन देखना पड़ता है। स्कूल की अगर आपकी बात करें तो स्कूल में आप डिसिप्लिन रहते थे, या छात्र जो बच्चा होता है वो अनडिसिप्लिन भी होता है, अनुशासन तोड़ता है? तो कभी कोई ऐसी घटना अनुशासन तोड़ा हो, डांट पड़ी हो टीचर्स की? नहीं, बिल्कुल आप ये एकदम सही बात बोल रहे हैं कि डिसिप्लिन पूरे जीवन में ज़रूरी होता है, लेकिन छात्र जीवन में कहीं ना कहीं आप जब छोटे होते हैं, जब कुछ शरारत या बदमाशी जैसी आप जब करना चाहते हैं, और चाहे अनचाहे वो चीज़ हो भी जाती, तो मुझे एक इंसिडेंट याद है कि मैं क्लासरूम जो है वो क्लास स्टार्ट हो गई थी, लेकिन टीचर पहुँचे नहीं थे, और मैं जो है टीचर के रूप में सामने बोर्ड पे जाके पढ़ा रहा था, और उसी तरीके से जो है मैं टेबल पे बैठ गया था, जिस तरीके से टीचर कभी कभी बैठ जाते थे। और जब दरवाजे साइड जो है मेरी पीठ थी, और टेबल के साइड जो है मैं टेबल पर बैठ के और मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, टिक के, टेबल से टिक के। और उस समय जस्ट पीछे से जो है मेरे सर आए। मैं सरस्वती शिशु मंदिर का छात्र रहा हूँ, तो आचार्य जी हम उनको बोलते थे। और जैसे ही आचार्य जी ने जो है वो देखा, और बस मतलब धुनाई चालू हो गई कि मतलब तुम ऐसे पढ़ा रहे हो और ऐसे बैठे हो। तो वो एक मेरी पहली सीख थी कि उस तरीके से, लेकिन वो शरारत भी थी, और एक सीखने भी मिला कि किस तरीके से हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हाँ, उस समय जो है ज़रूर मुझे
पिटाई पड़ी थी काफ़ी। सर 10th और 12th में आपके कितने परसेंटेज आए थे, ये मैं जानना चाहता हूँ सर। 10th में जो है वो मेरे 76% थे। 12th में ज़रूर मैं सेकेंड डिवीज़न पास हुआ था, मेरे ख्याल मेरे 56% करीब थे। और जो है वो 12th में ज़रूर मुझे लगा कि यार सेकेंड डिवीज़न पास हो गए, और मैथ्स था मेरा सब्जेक्ट। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं ठीक है। उसके बाद मैंने बीकॉम किया और फिर पीएससी की तैयारी स्टार्ट की। तो एक ज़रूरी होता है कभी कभी जीवन में कि आपका किसी भी कारण से हो, चाहे हमारी कमी हो या सिलेबस चेंज हुआ हो या कोई भी एक रीज़न रहा हो, लेकिन इस तरीके के यदि दौर आते हैं तो वो आपको मजबूत करते हैं, ना कि कमज़ोर करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो मेरे 56% आए 12th में और सेकेंड डिवीज़न यदि मैं आया तो उसने मुझे मजबूत किया, मैंने और बेहतर करने का प्रयास किया। सर जैसे आपने 12th में मैथमेटिक्स लिया था, तो स्वाभाविक सी बात है आपको इंजीनियरिंग की तैयारी करने का सोचा होगा शायद आपने, या ये भी लगा होगा कि बीएससी कर लें क्योंकि मैथ्स लिया है। आपके जो सहपाठी रहे होंगे वो शायद ही कम होंगे जो कॉमर्स जिन्होंने चुना होगा, मैथ्स के लिए उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया होगा। तो आपने कॉमर्स रैंडमली ले लिया या इसके पीछे भी कोई वजह थी कि मुझे कॉमर्स में करना है, कुछ अकाउंटिंग में जाना है ऐसा? मैं यदि सही बताऊं तो मैथ्स लिया था कि मैं बीई कर लूँगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा सिलेक्शन हो नहीं पाया था बीई में। पॉलीटेक्निक में ज़रूर मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन बीई में जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो मेरा रोल नंबर नहीं था। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं ठीक है, अब जो है कॉमर्स लेके और फिर कुछ आगे बेहतर करेंगे। उस समय नया नया सीए, आईसीडब्ल्यूआई, सीएस एक नई फील्ड बीबीए और एमबीए स्टार्ट हुआ था। तो मैंने सोचा कि कॉमर्स लिया जाए और कॉमर्स करके फिर आगे अपना जो है की तैयारी की जाए और फिर कुछ आगे दिशा निर्धारित की जाए। सर आपने, मेरा सवाल था आपसे कि आपको क्या इंस्पिरेशन मिला? जैसे हमने सुना है कि पिताजी ने आपको डांट लगाई थी, पिताजी आपके क्लर्क थे और फिर आप भी क्लर्क का फॉर्म भरने के लिए पिताजी से कह रहे थे कि मैं क्लर्क का फॉर्म भर देता हूँ। फिर उन्होंने आपको डांटा कि मेरे पास सुविधाएं नहीं थी, है ना, तब मैं क्लर्क बन गया और आपको इतनी सुविधाएं दी हैं, है ना, उसके बाद भी आपको क्लर्क ही बनना है, पीओ का फॉर्म भरना कम से कम। ये बात सच है सर? मतलब मुझे लग रहा है कि आप पूरी तैयारी करके आए हैं, है ना। आपने शायद कहीं मेरा इंटरव्यू पढ़ा होगा या फिर कहीं लेक्चर वगैरह सुना होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि जहाँ तक इंस्पिरेशन की यदि आप बात कर रहे हैं कि इस सेवा में जाने का कैसे मुझे दिमाग में आया, तो मैं बोलूँगा कि एक सर्टिफिकेट मुझे बनवाना था और तहसीलदार साहब के पास मैं खड़ा था और साथ में मेरे पिताजी थे। तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे मतलब इस तरीके से बिहेव बोलिए या फिर मुझे लगा कि नहीं ये काम होना था और सर्टिफिकेट बन नहीं पाया और इसके लिए मैं काफ़ी परेशान हुआ। तो फिर लगा कि नहीं, अब तो इसी सर्विसेज में आना चाहिए और इससे कुछ बेहतर करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मैं उसी को टर्निंग पॉइंट मानता हूँ कि यदि उस समय तुरंत मेरा सर्टिफिकेट वो बन जाता तो शायद मैं इस सेवा में नहीं होता। मैं परेशान हुआ, थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं ये ज़्यादा आसानी से हो सकता था, लेकिन ये आसानी से हो नहीं पा रहा है, तो इसको कैसे आसान करना है। और मान लो यदि मैं सर्विसेज में आया तो इस तरीके से लोगों को परेशान ना करते हुए या दिक्कतें ना देते हुए किस तरीके से हम उसको आसानी से सॉल्व कर पाएँ चीज़ों को और बिना परेशान किए हम लोगों की मदद कर पाएँ। इसी कारण जो है फिर मैं इस सर्विसेज में आया और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जितनी आसानी से हो सके हम लोगों का काम करते चलें। सर आपने जिससे बात की कि आपका सर्टिफिकेट लेट बना, चाहते तो वो जल्दी बना देते, तो क्या आप ये मानते हैं सर कि जैसे युवा भी चाहते हैं कि उन्हें सरकारी नौकरी मिले और उनके पीछे एक जो अधिकतर युवाओं की सोच होती है कि वहाँ पर काम नहीं करना पड़ता। जैसे प्राइवेट सेक्टर में तो क्या आने का टाइम फिक्स है और जाने का पता ही नहीं कब लौट कर आएंगे घर, वो कभी 8, 9, 10, 11 बज जाते हैं। लगता है आपको सरकारी सेवाएँ मतलब प्राइवेट से आसान है और लोग काम नहीं करना चाहते? इसमें ऐसा नहीं है कि सरकारी और प्राइवेट। अब मेरा ये मानना है कि दोनों ही जगह आपको बराबर मेहनत करनी होती है, बराबर रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना होता है, टारगेट ओरिएंटेड काम करना होता है। तभी आपको प्रमोशन मिलता है, तभी आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में हम रात दिन काम कर रहे हैं, हम लोग भी सरकारी नौकरी में देख रहे हैं, काम निरंतर हमको कंटिन्यू करना पड़ता है। रोज़ नई नई चीज़ें आती है, रोज़ नए नए चैलेंज आते हैं,
लेकिन उनको भी करना पड़ता है, उनको सॉर्ट आउट करना पड़ता है और बेहतर तरीके से आपको रिजल्ट भी देना पड़ता है। चाहे शासकीय योजनाओं का लोगों को लाभ दिलाना हो, लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला हो या फिर कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड कोई इशू हो, सभी में आपको बेस्ट करना पड़ता है। और टाइम की जहाँ तक यदि मैं बात करूँ तो हम लोगों की सर्विसेज में टाइम की कहीं कोई बात नहीं होती। यदि आवश्यकता है तो हम लोग 12 बजे रात में भी निकलते हैं, 2 बजे भी जाते हैं। और जहाँ तक यदि मैं आपको बताऊँ, यदि आपने गवर्नमेंट बॉडी का सही आपने वो देखा होगा तो कोरोना काल में शायद हम लोग ही थे या सारे में उस समय जितने भी ऑफिसर्स, फील्ड ऑफिसर्स या फिर ग्राउंड लेवल के अधिकारी कर्मचारी, सभी को के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि सब ने अपना बेस्ट किया, अपना बेहतर किया, अपने परिवार का ध्यान न रखते हुए या उनकी चिंता बहुत ज़्यादा न करते हुए लोगों की चिंता की, फील्ड में काम किया, बेहतर करने का प्रयास किया। पहली लहर हो, दूसरी लहर हो, चाहे तीसरी लहर हो, हम उससे निपटे और आसानी से जो है हम लोगों ने उस पर काबू भी पाया। गवर्नमेंट के साथ साथ पूरी गवर्नमेंट मशीनरी लगी रही, लोग लगे रहे, इस कारण जो है आज हम इस कोरोना से जो है मुक्ति पा पाए। सर, बात करते हैं परीक्षा की। राज्य सेवा परीक्षा आपने जो क्लियर की, सर कितने अटेम्प्ट आपने लिए थे सर उसमें? एक इसके पहले एक मैं मिस कर गया था। आपने जब भी पूछा था कि मेरे पिताजी जो है वो क्लर्क थे और मुझे उन्होंने डांट लगाई थी। मैं इस बारे में आपको बताना चाहूँगा और ये सभी को बताना चाहूँगा कि जो अभी सुन पा रहे हैं मुझे, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को बेहतर देना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं। और मेरा ये मानना है कि छोटा हो, बड़ा हो, छोटी सर्विस में हो आपके माँ पिताजी, बड़ी सर्विस में हो, खेती में हो, नौकरी हो, नहीं हो, इसके बावजूद भी वो मेहनत करके, मजदूरी करके आपको बेहतर करना चाहते हैं, बेहतर देना चाहते हैं, तो उनका ज़रूर आप सम्मान बरकरार रखें। और उनको फिर आप किस तरीके से वो रिटर्न दे पाते हैं, वो बेस्ट दे पाते हैं, ज़रूर करें। मेरे पिताजी सन 70 में बैंक क्लरिकल में सिलेक्ट हो गए थे और उसके बाद जो है वो डिपार्टमेंटल उन्हें प्रमोशन मिलते रहे। लेकिन जब 2000 में 99 में जस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था मैं, उस समय जो है मैं उनके पास फॉर्म लेके गया कि पापा ये फॉर्म में आप साइन कर दो और मुझे जो है बैंक क्लरिकल की एग्ज़ाम देना है। तो मुझे जो है बहुत ज़बरदस्त डांट पड़ी थी कि 30 साल पहले जब मेरे पास सुविधाएं नहीं थी, मतलब पिताजी के पास जब सुविधाएं नहीं थी, कम सुविधाओं में, कम रिसोर्सेज में, मेरे ख्याल से जो है वो बहुत ही कम रिसोर्सेज थे। मैं बताना भी चाहूँगा इसमें, जिन्हें लगता है कि हमारे पास रिसोर्सेज हो तभी हम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 2 कपड़ों में पिताजी ने पूरी पढ़ाई की थी। खेती किसानी वाले मेरे दादा दादी थे और जो है वो उसके बाद उन्होंने जो है बैंक की नौकरी ज्वाइन की थी और उन्होंने कहा कि 30 साल बाद मैंने तुम्हें अच्छी पढ़ाई करने का मौका दिया, आपको ट्यूशन करवाया, आपको अच्छे कपड़े दिए, जो सुविधाएं दे सकते थे, जो बेहतर कर सकते थे, वो सारी चीज़ें की और 30 साल बाद अब तुम फिर मेरे पास उस बैंक क्लरिकल का फॉर्म लेके आ रहे हो। तो आज के बाद उन्होंने वो फॉर्म पकड़ के फाड़ दिया और ये था कि आज के बाद ये बैंक क्लरिकल का फॉर्म मेरे पास मत लाना, कुछ अच्छा कर सकते हो तो करो, कम से कम बैंक पीओ की एग्ज़ाम दो और जो है इसके अलावा मैं कोई भी आपके मदद नहीं कर पाऊँगा यदि आप बेस्ट नहीं कर पाओगे। और मैं आज दुखी हुआ। तो वो एक तो मैंने सर्टिफिकेट वाली बात बताया था और दूसरा ये इंसिडेंट था जिसमें लगा कि नहीं, अब तो जो है मुझे अच्छी सर्विसेज में ही जाना है और पीएससी की तैयारी करना है और अब पीओ भी नहीं बनना है, पापा को बेस्ट करके दिखाना है या मम्मी को बेस्ट करके दिखाना है और वो मैंने किया। अटेम्प्ट कितने लगे थे सर? हाँ, इसमें अटेम्प्ट की बात करें तो मैंने जस्ट तैयारी चालू की और उस दौरान जो है बैन लग गया था पीएससी में, 2 साल पीएससी नहीं हो पाई थी और उसके बाद जैसे ही मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा फाइनेंस सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ था जिसमें ट्रेजरी ऑफिसर बनते हैं। सेकंड पीएससी में भी मेरा सिलेक्शन हुआ लेकिन चूंकि मैं ऑलरेडी सेकंड क्लास सर्विसेज में था, सेकंड पीएससी में मुझे नायब तहसीलदार मिला था तो उसकी आवश्यकता थी नहीं क्योंकि मैं उससे बेहतर पोस्ट पे था। और तीसरी बार जब मैंने दिया तो उसमें मेरा डिप्टी कलेक्टर के पद पे चेंज। सर, जैसे पीएससी को आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया जैसा कि आपने बताया, तो तैयारी इसके लिए अच्छी खासी आपने की होगी, क्योंकि कई बार देखते हैं लोग 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट में भी छात्र बहुत मेहनत करते हैं लेकिन नहीं हो पाता। तो क्या आपने तैयारी किस तरह से की? कोचिंग्स लगाई, सेल्फ स्टडी की, कितने घंटे आपने स्टडी की तब आपको ये सफलता मिल पाई सर?
इसमें यदि मैं सही बताऊं आपको, तो हमको अपने आप को घंटे में नहीं बांधना चाहिए, और हमें जो है अपने आप को रिसोर्सेज, या फिर यदि मैं बोलूं कि कैटेगरी वाइज में भी नहीं हमको मानना चाहिए। आजकल के बच्चे जो मैं देख रहा हूँ, तैयारी स्टार्ट की नहीं, लेकिन वो सबसे पहले ये देखते हैं कि एससी की कितनी सीट है, एसटी की कितनी सीट है, ओबीसी की कितनी है, जनरल की कितनी है, कितनी सेकंड क्लास है, कितनी तृतीय श्रेणी है। ये एक गलत चीज़ है। आपको तो ईमानदारी से उस तैयारी में, उस परीक्षा में भिड़ना है, उसमें जुटना है, और उसके बाद जो है आपको इन सब चीज़ों का तो ध्यान ही नहीं रखना चाहिए। आपको तो सिर्फ ये मानना चाहिए जो एक पोस्ट है वो आपकी है, और किस तरीके से वो एक पोस्ट आपको चाहिए। हो सकता है 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, लेकिन मिनिमम कम से कम जो है आपको 6 घंटे तो एग्ज़ाम में देना ही चाहिए। बाकी आप 8 घंटे दे दें, 12 घंटे दे दें, वो ज़्यादा बेहतर। और हमेशा आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए। आप यूपीएससी सोचेंगे, निश्चित रूप से आप पीएससी क्लियर करेंगे और यूपीएससी भी क्लियर कर लेंगे, लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पोस्ट है वो एक पोस्ट मेरे लिए है। इसमें ना हमको कैटेगरी का ध्यान रखना है, ना हमको वैकेंसी का ध्यान रखना है, ना कुछ करना है। बस हमको ये ध्यान रखना है कि हमको पढ़ना है और बेहतर पढ़ना है। सर, राज्य प्रशासनिक सेवा में आपको एक लंबा समय हो चुका है। इस दौरान आपको कई सारी बड़ी जिम्मेदारियां मिली, तो इन जिम्मेदारियों के दौरान कभी आपको लगा हो, ऐसे चैलेंजेस आए हों जिसमें आपको बहुत मुश्किलें आई हों कि, और लगा हो यार ये मुझे नहीं करना था। कई बार हम लोग अच्छा काम करते हैं, लेकिन क्या उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं, या लोगों द्वारा उसकी सराहना नहीं की जाती, बल्कि उस काम को बिगाड़ा भी जाता है। तो ऐसे क्या चैलेंजेस आए सर इस सर्विस के दौरान आपके पास? देखिए, मैं इसे जीवन से ही जोड़ के देखना चाहूँगा। ये अपने जीवन में भी ये चीज़ें होती है, नौकरी में भी ये चीज़ें होती है कि छोटी छोटी ऐसी चीज़ें आती जिसमें कि आपको लगता है कि या आप डीमोटिवेट हो जाते हो, या लगता है कि नहीं हमने गलत किया, या लगता है कि ये नहीं होना था। लोग भी आपको हतोत्साहित करते हैं, और आपको लगता है कि हम उलझ सकते हैं, हम फंस सकते हैं, हमने ये क्यों किया। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये सब चीज़ें भी यदि आप लोगों के लिए कर रहे हैं, खासकर सर्विसेज की यदि मैं बात करूं, आप बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसमें गलती ज़रूर हो सकती है, उसमें शिकायतें भी होती है। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि काम हमने कर लिया, लेकिन कुछ गलतियां हो गई, या लगा कि हमको इसे टेक्निकली और हम बेहतर तरीके से कर सकते थे। लेकिन जहाँ तक आप लोगों के काम की यदि बात करें, और लोगों के लिए यदि हम बेहतर करने का प्रयास करते हैं, किसी योजना को, किसी काम को हम और बेहतर तरीके से उसकी डिलीवरी कर पाते हैं, तो आप ये मान के चलिए, यदि आप अच्छी मंशा से काम कर रहे हैं, तो जो छोटी मोटी शिकायतें होती है, लोग नाराज़ होते हैं, या फिर कहीं ऐसा होता है कि आपको जवाब देना पड़ता है, तो यदि आपकी मंशा सही है, आपने अच्छे काम किया है, लोगों के लिए काम किया है, कुछ गलतियां भी हुई है, तो मेरा ये मानना है कि उस गलती को हमारे सारे अधिकारी भी देखते हैं, जनप्रतिनिधि भी देखते हैं, और ऊपर वाला तो देखता ही देखता है। तो यदि आपने बेहतर किया है और उसमें गलती भी हो गई है, तो आप उससे बच जाते हैं, निकल जाते हैं, और फिर आप ये प्रयास करने लगते हैं कि नहीं, हमें और बेहतर करना है, और अच्छा करना है, लोगों के लिए काम करना है। सर, आपने गलतियों की बात की, तो मुझे फिर एक वीडियो याद आता है आपका, जो कि काफ़ी वायरल हुआ था जब आप छिंदवाड़ा में नगर निगम कमिश्नर थे। तब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति कुछ शायद कचरा वगैरह फेंक रहा है, जो भी है। फिर आप अपने सिक्योरिटी गार्ड से कह रहे हैं कि मार इसे मार। तो ये आपको लगता है ये जो घटना थी वो सही हुई थी उस व्यक्ति के साथ? देखिए, अब आपने बहुत पुरानी बात निकाल दी। लगभग इस चीज़ को मेरा ख्याल है 4 साल हो गए हैं, और यदि मैं बात करूं, उस दौरान मैं छिंदवाड़ा नगर निगम कमिश्नर था, और उस समय स्वच्छ सर्वेक्षण चल रहा था। स्वच्छ सर्वेक्षण अभी भी चल रहा है, और छिंदवाड़ा की रैंकिंग की बात थी, और पूरी टीम, बल्कि छिंदवाड़ा की मैं जनता ही पूरी स्वच्छता में पार्टिसिपेट कर रही थी। और उस दौरान जो है मैं निरीक्षण पे निकला था, और वो घटना यदि मैं बात करूं तो एक चौराहा बना हुआ है, वहाँ की है, और वहाँ एक लीकर शॉप थी। उस लीकर शॉप पे मैंने 2-3 बार जुर्माना भी किया हुआ था, समझाया हुआ था कि उस एरिया में जो है वो कचरा नहीं होना चाहिए, लेकिन उस लीकर शॉप और लीकर शॉप के बाजू में जो एक छोटी दुकान थी, जहाँ की
पानी पाउच या पन्नी वगैरह रखी हुई थी जो कि ऑलरेडी बैन हो चुके थे, वो उसका उपयोग कर रहा था और बहुत ज़्यादा गंदगी पड़ी हुई थी। और मेरे मना करने के बाद भी जो है वो वहाँ से जो है वो गंदगी साफ़ नहीं कर रहा था। तो अचानक जो है मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया कि हम लोग या हमारे जो सफाई कर्मी हैं, जो लोग बेहतर करना चाहते हैं, वो हमारे साथ लगे हुए हैं और ये 1-2 लोग मिलके जो है गंदगी कर रहे हैं और शहर का नाम ख़राब कर रहे हैं। तो जो मेरे गार्ड थे, मैंने उन्हें बोला कि इसको समझाओ और इसको डाँट लगाओ। तो निश्चित रूप से उसे भी गुस्सा आ गया और उसने जो है उस पे 2 तमाचे भी जड़ दिए। लेकिन हाँ, वो एक सबक था और उसके दौरान यदि मैं बोलूँगा कि वो पूरा मार्केट फिर उसके बाद जो है साफ़ रहने लगा। हालाँकि ये चीज़ें अमूमन नौकरी में नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोलूँ कि जहाँ आवश्यकता होती है, जहाँ ज़रूरी होता है, तो लोगों को समझाइश दी जानी चाहिए, बताना चाहिए। और आपका भी एक टेम्पो होता है कि हम किस लेवल तक जाके, और जब आप शिद्दत से मेहनत करते हैं, काम करते हैं और यदि उसमें कोई गड़बड़ करता है तो निश्चित रूप से गुस्सा आता है। सर, आप ग्वालियर में एडीएम पद पर कार्यरत हैं। आप भी देख रहे हैं ग्वालियर में भी स्वच्छता रैंकिंग के लिए कमिश्नर जो नगर निगम कमिश्नर जो हैं काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। कई बार उनका भी एंग्री मूड हमारे सामने आता है, कई बार वो डांटते हुए दिखते हैं। लेकिन वहाँ जो आपने किया था, तो आपको लगता है कि ग्वालियर में भी ऐसे प्रयास की ज़रूरत है लोगों को समझाने के लिए? नहीं, निश्चित रूप से मैं निगम कमिश्नर साहब अभी किशोर कान्याल साहब हैं, उनकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि वे स्वच्छ सर्वेक्षण में और ग्वालियर को स्वच्छ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और उनके साथ साथ हमारी पूरी टीम भी लगी हुई है। प्रशासनिक अमला, कलेक्टर साहब हैं, डिविजनल कमिश्नर साहब हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं। इवन 3 वार्ड मैंने भी उन्हीं से बोल के कहा कि जोन 11 जो है आप मुझे दीजिए और मैं इसको बेहतर करके बताता हूँ। और आप एक बार देखेंगे जोन 11 में जो तीनों वार्ड आते हैं उसमें सिटी सेंटर वाला भी एरिया है, उसमें हमने जुर्माना भी किया है, कार्रवाई भी की है। अपनी टीम को, जो कि सफाई कर्मी हैं, सफाई मित्र हैं, स्वच्छता मित्र जिन्हें कहा जाने लगा है अब, उन्होंने भी मेहनत की। जो सुपरवाइज़र हैं उन्होंने मेहनत की और इस 3 वार्ड जो है आज की तारीख में बहुत बेहतर है। और पूरा ग्वालियर मैं यदि मानता हूँ कि थोड़ा पब्लिक का पार्टिसिपेशन हो जाए, जो हमारी कमी है हम उसे दूर करने का प्रयास करें, पूरी नगर निगम की टीम लग जाए, तो निश्चित रूप से इस बार रैंकिंग में हम ये मान के चलिए कि टॉप 3 में तो हमें रहना ही है और हम लोग रहेंगे। सर, अंतिम प्रश्न आपसे, मतलब वैसे तो आपने बताया काफ़ी कुछ, फिर भी मैं एक बार और जानना चाहूँगा कि जो छात्र छात्राएं यूपीएससी या एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो खुद को पॉजिटिव कैसे रखें? क्योंकि कई बार अपन अच्छा करते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो नेगेटिविटी आती है। साथ साथ घर वालों के भी ताने मिलते हैं कि चलो छोड़ो, तुम्हारे बस का ये नहीं है। तो वो किस तरह से अपना शेड्यूल बनाएं, क्या तैयारी करें, बुक्स कैसे पढ़ें, जिससे उनको नॉलेज मिले और प्रॉपर वो तैयारी कर सिलेक्शन पा पाएँ? देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी सुन रहे हैं, मेरे ख्याल से उनके 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, 2 आँखें होंगी, कपड़े पहन रखे होंगे, अच्छे कपड़े पहन रखे होंगे, लिख पा रहे होंगे, पढ़ पा रहे होंगे, उनके घर वाले उनको अच्छी तालीम, एजुकेशन दिला पा रहे होंगे। तो मेरा ये मानना है, और हमें सबसे पहले यह देखना चाहिए कि हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके हो सकता है एक ही पैर हो, आँख से देख नहीं पा रहे हो, सिर्फ सुन पा रहे हो, कोई सुन पा रहा हो तो देख नहीं पा रहा हो सकता है उसके पास साइकिल भी ना हो, पैदल चल रहा हो, आपके पास साइकिल हो सकती है। तो कभी भी आप अपने से, जिसके पास जो नहीं है उसको देखना चाहिए। पढ़ाई में हमेशा अपने आगे वालों को देखो, करियर में हमेशा अपने आगे वालों को देखो और उससे मोटिवेशन लो। लेकिन यदि मैं थिंग्स की बात करूं या चीज़ों की बात करूं, तो आप ये देखिए कि आपके पास कम से कम बाइक है, उसके पास बाइक भी नहीं है, साइकिल है, या आपके पास साइकिल है, उसके पास साइकिल भी नहीं है, पैदल चल रहा है। तो हमेशा इन चीज़ों में ये देखना चाहिए कि हमारे पास जो है वो बेहतर है, लोगों के पास वो भी नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करने में, पढ़ाई करने में बिल्कुल भी संकोच गुरेज नहीं करना चाहिए। जो आपके पास है वो बेहतर है। जितने संसाधन आपके पास उपलब्ध है, जितना पैसा आपके पास है, जितने नोट्स आपके पास है, कम से कम आपके पास 5 रुपये का पेपर आ रहा है, आप पढ़ पा रहे हैं, नोट्स बना पा रहे हैं, उससे नोट्स बनाइए, पढ़ाई कीजिए। आज की तारीख में ऑनलाइन चीज़ें उपलब्ध है, कोचिंग उपलब्ध है, फ्री क्लासेस उपलब्ध है, नोट्स उपलब्ध है। ऐसे लोगों के साथ रहिए, ऐसे लोगों से जुड़िए जो कि आपको मोटिवेट करें। ऐसा ग्रुप बनाइए जिसमें वही चीज़ें, वही बातें, वही डिस्कशन हो जो कि आपके एग्ज़ाम रिलेटेड हो, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी।
और आप टाइम मैनेजमेंट ज़रूर करें। टाइम मैनेजमेंट करके 6 घंटे 8 घंटे, मान लो आप पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ आप और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस तरीके से आप लोग टाइम मैनेज करके, और हमेशा आप ये सोचें कि जो है हमारे पास बेहतर है, अच्छा है, इससे अच्छा करेंगे, तो निश्चित रूप से आप सफलता पाएंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना इतना समय दिया, छात्रों को बताया कि वो तैयारी कैसे करें, कम संसाधनों में भी खुद को कैसे पॉजिटिव रखा जा सकता है। जब करियर की बात हो तो अपने से ऊपर वालों को देखें, ये बहुत बड़ी बात है सर। लोग नहीं सोच पाते हैं कि करियर की जब बात हो तो अपने से ऊपर वालों को देखें, लेकिन जब संसाधनों की बात हो कि मेरे पास क्या है, तो हमेशा अपन से नीचे वालों को देखो, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिले। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ग्वालियर वेकिंग को समय दिया। और निश्चित ही दोस्तों, संघर्ष से शिखर के आज के एपिसोड से आपको भी काफ़ी प्रेरणा मिली होगी कि ग्वालियर एडीएम श्री इच्छित गढ़पाली जी ने कैसे अपनी तैयारी की, किन किन संघर्षों का सामना किया, कम संसाधनों में भी पीएससी की परीक्षा पहले ही प्रयास में सफलता हासिल कर ली। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम आपसे ये प्रश्न करेंगे कि आपकी तैयारी कैसी है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं या कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो चुके हैं, उन्हें इससे मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।